बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। और आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण हम आज डिस्कस करने वाले हैं। या हम यूं कहें कि हम इन जनरल इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स यानी तरंगों के व्यतिकरण की बात करेंगे। और जब वो तरंग प्रकाश होगी तो ये व्यतिकरण प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाएगा। तो आइए बिना डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का डिस्कशन, और वो भी सबसे आसान तरीके से और बड़े कम समय में आज आप समझने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का डिस्कशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रकाश के व्यतिकरण की बात करते हैं तो हम यहाँ आपको एक रिमाइंड जरूर कराना चाहेंगे एक फैक्ट। और वो फैक्ट क्या है? वो है कि अभी कंटिन्यूएशन में ही जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर कंटिन्यू किए हुए हैं तो हमने अभी पिछला वीडियो सुपरपोजिशन पढ़ा, अध्यारोपण पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, और उसका मैं लिंक यहाँ पे नीचे दे दूंगी। अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा है तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिए पहले, जिससे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उसे आप रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा उसे पढ़ लीजिए, नीचे लिंक आपको दे रही हूं। हमने क्या देखा उस वीडियो में कि अगर किसी मीडियम से एक साथ एक पॉइंट से एक ही टाइम टी पर दो अलग अलग वेव प्रोपेगेट करती है, एक ये वेव गई और दूसरी ये वेव आई और सेम टाइम पर सेम पोजीशन को क्रॉस कर रही, यहाँ पे सेम टाइम पर पहुंची, तो फर्स्ट वेव ने कुछ डिस्प्लेसमेंट y1 दिया होगा, सेकेंड वेव ने कुछ डिस्प्लेसमेंट y2 दिया होगा। तो t टाइम पर जब ये दोनों वेव्स एक साथ इस पॉइंट P पर पहुंची हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन टोटल कितना होगा? तो दो अलग अलग वेव्स ने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया था उसका वेक्टर सम, ये हमने पिछले वीडियो में जहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा वहां हमने सीखा। ठीक है, अब सोचिए यहां हमने बात क्या की थी सुपरपोजिशन में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में डिस्प्लेसमेंट यानी हमने विस्थापन की बात की थी, यहां हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की है। ठीक, अब जब वेव प्रोपेगेट कर रही है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम किसका इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं। लेकिन वेव से रिलेटेड एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव, है ना। अब वो वेव हमारी लाइट वेव है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, और ये इंटेंसिटी से रिलेटेड भी वीडियो हम दे चुके हैं, यहां मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगी। इसी चैनल पर आपको वो वीडियो इंटेंसिटी ऑफ वेव का मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी भी आप रिवाइज कर लीजिए। यहां मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम लाइट वेव की अगर बात करते हैं, हम प्रकाश के तरंग की बात करते हैं, तो उसको तो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे लाइट आपकी बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, ठीक है, और कुछ होती है जहां पे ब्राइटनेस कम होती है। जहां ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी, लाइट जितनी ज्यादा चमकीली तेज होगी, इसका मतलब वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। और जहां पर ब्राइटनेस कम होगी, डार्कनेस बढ़ रही है, अंधेरा बढ़ रहा है, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव कम, है ना। जहां पे ब्राइटनेस ज्यादा वहां इंटेंसिटी ज्यादा, जहां पे ब्राइटनेस कम है यानी डार्कनेस है वहां पे इंटेंसिटी कम है। क्लियर? ब्राइटनेस ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, ब्राइटनेस कम तो इंटेंसिटी कम। ठीक है, तो लाइट को तो देखते ही, प्रकाश को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इंटेंसिटी ज्यादा और कहाँ कम है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था, किसी पॉइंट पर एक गिवन टाइम पर टोटल डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव ने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है उसका वेक्टर सम था।
लेकिन इंटेंसिटी के मामले में अगर देखा जाए, जिसको हम आई से, कैपिटल आई से ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, जब इंटेंसिटी के मामले को इसी केस में देखा गया, यानी किसी मीडियम से एक साथ दो वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं, ये किसी दूसरे टाइप की वेव्स हैं तो आप उस टाइप को लिखिए, या सिर्फ वेव लिख दीजिए, सिर्फ तरंग लिखिए। अगर हम इसे लाइट वेव के केस में देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो लाइट वेव के केस में आप कह देंगे कि ये लाइट वेव है, यानी प्रकाश की तरंग है। तो अगर हम लाइट वेव की बात करें, यानी दो प्रकाश की तरंगें, दो लाइट वेव्स जो हैं वो एक मीडियम से एक साथ किसी पॉइंट से प्रोपेगेट कर रही हैं, पास हो रही हैं वहां से। अब अगर इस मीडियम में हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखें, तो अगर इस कंडीशन को आप याद करते, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसको सोचते हुए हम इंटेंसिटी के बारे में सोचें, तो एक सीधे फर्स्ट पॉइंट जो स्ट्राइक करता है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि इस पहले जो लाइट वेव है इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है। तो जहां पे ये मीडियम में मिल रहे हैं एक साथ, वहां पे इंटेंसिटी हो जानी चाहिए I1 प्लस I2। ठीक, नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं अगर पहली बार ये क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन वो आंसर तो गलत हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी गिवन मीडियम से दो लाइट वेव्स, दो प्रकाश की तरंग है ना, या लाइट नहीं है किसी दूसरे टाइप की वेव से, मान लीजिए साउंड वेव है या कोई और वेव है, तो उसमें भी ये होगा इंटरफेरेंस, है ना। तो अब लाइट वेव की बात कर रहे हैं तो हम बार बार लाइट वेव बोलेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ वेव्स भी बोल सकते हैं। तो अगर इस गिवन मीडियम से दो लाइट वेव किसी पॉइंट से किसी गिवन टाइम पर एक साथ क्रॉस कर रही हैं, तो जब ये क्रॉस करती हैं तो उस गिवन पॉइंट P पर इंटेंसिटी इन दोनों वेव्स की, यानी वेव 1 और वेव 2, इनकी जो अलग अलग इंटेंसिटीज हैं, यानी I1 एंड I2, डायरेक्ट इसका सम नहीं होता है। P पॉइंट की इंटेंसिटी या तो I1 प्लस I2 से ज्यादा होती है या फिर इससे कम होती है। दो कंडीशन देखी गई, या तो इससे ज्यादा मिली हमें, मोर देन दिस वैल्यू, और या फिर इससे कम मिली, यानी लेस देन दिस वैल्यू, है ना। तो नॉर्मल जो आंसर दिमाग में आपको आया था वो तो था इंटेंसिटी होनी चाहिए I1 प्लस I2, लेकिन किसी गिवन पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिली वो या तो I1 प्लस I2 से ज्यादा थी या I1 प्लस I2 से कम थी। यानी मीडियम में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा, तो अगली पॉइंट पे I1 प्लस I2 से कम, किसी फिर अगली पॉइंट पे ज्यादा, फिर अगली पॉइंट पे उससे कम, फिर यहाँ पे ज्यादा, फिर यहाँ पे कम, ऐसे हमें इंटेंसिटी मिली मीडियम के अंदर। एक पॉइंट पे I1 प्लस I2 से ज्यादा, दूसरे पॉइंट पे I1 प्लस I2 से कम, फिर अगले पॉइंट पे I1 प्लस I2 से ज्यादा, फिर अगले पॉइंट पे I1 प्लस I2 से कम, है ना। यानी समझ लीजिए ये वाली ज्यादा इंटेंसिटी फिर कम, फिर ज्यादा इंटेंसिटी फिर कम, फिर ज्यादा इंटेंसिटी फिर कम, ऐसे करके एक जहां ज्यादा इंटेंसिटी उस वो ब्राइट पॉइंट दिखेगा, जहां पे कम इंटेंसिटी वो डार्क दिखेगा। तो एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसा आपको मिलने लग जाएगी। पॉइंट्स हम कह ले या अभी हम आगे देखेंगे तो ये पट्टी के फॉर्म में मिलता है, स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियम के अंदर कहने का मीनिंग ये हुआ कि मीडियम में जिस भी माध्यम से आपकी वेव्स पास हो रही हैं, उस पूरे मीडियम में यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नहीं रहेगी, एक समान प्रकाश की तीव्रता नहीं देखी गई। और अगर ये लाइट वेव ना हो कि किसी और टाइप की वेव है, तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं उस वेव की इंटेंसिटी पूरे मीडियम में यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, एक समान नहीं मिलेगी, बल्कि मीडियम में कहीं पे I1 प्लस I2 से कम होगा तो अगली पॉइंट पे I1 प्लस I2 से ज्यादा होगा, ठीक है। और इसे कैसे एक्सप्लेन किया गया, अब जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी है और यहाँ पे कम है ना, तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि जहां पे कम इंटेंसिटी है वहां से इंटेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। यानी जो एनर्जी है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पुनर्वितरण हो गया, एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो गई। तो जहां से गई वहां इंटेंसिटी कम और जहां पर गई एनर्जी वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, ठीक है।
तो और इसी फिनोमेना को, यानी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इंटेंसिटी का किसी मीडियम में जहां से वेव्स क्रॉस कर रही थी, अगर ये लाइट है तो हम कहेंगे लाइट वेव्स क्रॉस कर रही थी, 2 लाइट वेव्स निकली मीडियम से, तो मीडियम के अंदर इंटेंसिटी का यानी तीव्रता का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह गया, एक समान वितरण नहीं रह गया, बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एनर्जी का। एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हुई, तो जहां से गई वहां पे डार्क पॉइंट और जहां पर गई वहां पे ब्राइट हो गया, यानी पूरे मीडियम में डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे करते हुए हमें पोजीशंस मिल गए, है ना, यानी इंटेंसिटी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो इसी पूरे प्रोसेस को, जो कि इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तीव्रता का पुनर्वितरण जो हो रहा है मीडियम में, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यानी तरंगों का व्यतिकरण। और अगर ये वेव्स लाइट वेव्स हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यानी प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, तो ये तो था इंटरफेरेंस। अब इसी में इसी समय ये भी समझ लीजिए कि जहां पे ब्राइट पॉइंट आया, है ना, हमने अभी ये भी कहा कि ये पट्टियों के फॉर्म में आएगा, तो अगर आगे वाला वीडियो हम इसी पे लेने वाले हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां आप देखेंगे कि ऐसे पट्टियां बन जाती है ना, एक ये पट्टी फिर अगली पट्टी, आपको स्क्रीन पर ऐसे पट्टी दिखेगी, है ना, मतलब एक ये आपकी डार्क फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क हो जाएगी पट्टी, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क पट्टी, फिर एक ब्राइट, स्क्रीन पे हमें ऐसे पट्टियां दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तो जो डार्क ब्राइट ये आ रहे हैं आपको एस्टिप्स, डार्क ब्राइट फिर ब्राइट, ऐसे करके हमें पट्टियां मिल रही हैं। ठीक, तो जिस पोजीशन पर डार्क हमें मिल रहा है यानी वहां इंटेंसिटी कम हुई है, और जिस पोजीशन पर ब्राइट मिल रहा है यानी इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा हुई है। ठीक है, तो जहां इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है यानी जिस पोजीशन पर एनर्जी बढ़ रही है, उसको नाम दिया गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी संपोषी व्यतिकरण। तो कंस्ट्रक्शन से याद रखिए, मतलब कुछ बनना, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बनना, संपोषी मतलब पोषण करना यानी बढ़ना। तो जहां पे ब्राइटनेस आई वहां पे क्या हुआ, एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण है। और जहां पर हमें डार्क मिला यानी इंटेंसिटी कम हो गई, तो इसका मतलब वहां से कुछ खत्म हो गया, नष्ट हुआ, इसका मतलब हमने इसको क्या नाम दिया, इसको हम नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण, इस पॉइंट को हमने नाम दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो आप समझ गए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस जब हो रहा है तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी या ये कहें कि एनर्जी बढ़ गई है, ब्राइटनेस बढ़ गई है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। और जिस पोजीशन पर इंटेंसिटी यानी एनर्जी कम हो गई है, घट गई है, उसे हमने नाम दिया डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण। तो इस तरीके से हम 2 टाइप्स इसको कह सकते हैं इंटरफेरेंस के, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। एक्चुअली ये इंटरफेरेंस प्रोसेस में साथ में मिलते हैं, एक पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, अलग अलग होने वाला कोई इंटरफेरेंस ये नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो था इंटरफेरेंस क्या है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम, है ना, वो इंटरफेरेंस है। जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हुई वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे इंटेंसिटी कम हो गई वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण हो गया। ठीक, अब ये इस इंटरफेरेंस के केस में अभी आपको हम रिटर्न मटेरियल देंगे, आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उसके पहले एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके साथ अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ये है कि जब किसी मीडियम से एक साथ 2 वेव ट्रेन्स पास हुई तो उनमें इंटरफेरेंस हुआ, यानी मीडियम के अंदर
इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, बल्कि इंटेंसिटी का या एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण हो जाता है। तो कुछ पॉइंट पर डार्क और कुछ पॉइंट पर ब्राइट हमें मिल जाता है, यानी कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी कम, कुछ पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये तो हुआ इंटरफेरेंस। लेकिन क्या हमें हमेशा ऐसा देखने को मिलता है? आप कभी ऑब्जर्व करके देखिए, आप लोगों के घरों में या क्लासरूम में आप देखिए एक साथ दो बल्ब लगे हुए हैं, है ना। अब ये बात जो हमने कही, आप दो सोर्स, दो लाइट वेव्स का मतलब है दो सोर्स से हमें लाइट मिल रही है, एक इधर से आ रहा है यहाँ पे, एक इधर से आ रहा है यहाँ पे। तो जब दो सोर्स से हमें लाइट मिल रही है तो हम क्या करें, कमरे में दोनों बल्ब को ऑन कर दें, है ना। और जब हम कमरे में दोनों बल्ब को ऑन करें तो होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो अभी आपने स्टडी किया इंटरफेरेंस, तो जब आप एक बल्ब कमरे में इधर से ऑन करें, एक दूसरा बल्ब आप ऑन करें, जैसे ही दोनों बल्ब को ऑन करें तो कमरे के बीच में आपको कहीं पे डार्क कहीं पे ब्राइट ऐसा मिलते रहना चाहिए, यानी एक सी लाइट यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन आप करके देखिए प्रैक्टिकली तो आपको ये नहीं दिख रहा। आप दो बल्ब जला रहे हो, आपको ज्यादा लाइट दिख रही है, पूरे में एक सी इंटेंसिटी आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसी कोई डार्क या ब्राइट पट्टी तो हमें नहीं मिली। तो अब क्या, जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो हम आज वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, यानी इंटरफेरेंस का फिनोमेना, तो क्या हम गलत फिनोमेना पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ा यहाँ पर इंटरफेरेंस? जब आप रूम में, कमरे में आपने दो बल्ब ऑन किए, तो फ्रेंड्स यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमने अभी बात की है ये डार्क और ब्राइट पट्टियों की, जब हम कमरे में दो बल्ब जलाते हैं, है ना, तो उनसे भी वेव्स निकलती हैं, वहां भी दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे होंगे, वहां पर भी ऐसा डार्क और ब्राइट कंस्ट्रक्शन, जहां जहां दो वेव मिल रहे हैं इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट पर डार्कनेस हमें मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स, यानी दो स्वतंत्र लाइट सोर्स, अब स्वतंत्र तो आप समझ ही रहे होंगे ना, स्वतंत्र का मतलब क्या कि जो हमने कहा एक हम इधर से लाइट सोर्स अलग लगा लें, दूसरा लाइट सोर्स अलग लगा लें, तो दो इंडिपेंडेंट हुए ना, ये अपने में काम कर रहा है, ये अपने में काम कर रहा है। दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स से जो वेव ट्रेन्स निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे इंटरफेयर करती तो हैं, उनके बीच व्यतिकरण होता तो है मीडियम में, ठीक है। दो वेव्स चली तो इनके बीच इंटरफेरेंस होगा, यानी डार्क और ब्राइट पॉइंट इसके अंदर आएंगे, लेकिन वो इंटरफेरेंस हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, यानी ऐसे करके पट्टियां हम देख नहीं पाते। हो तो रहा है वहां उसके अंदर वही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो अभी आपने थ्योरेटिकली स्टडी किया, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं पड़ी। क्यों नहीं दिखाई पड़ी? तो ना दिखाई पड़ने का रीजन ये है कि जब हमने दो इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हम लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कोई लाइट सोर्स जो लाइट एमिट करता है, तो उसमें ये फिक्स नहीं है कि उस लाइट सोर्स के अंदर का कौन सा वाला एटम किस समय पर लाइट एमिट करेगा। यानी ये एक लाइट सोर्स है ना, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स का किसी एटम ने एक बार लाइट एमिट किया, अगले टाइम पे दूसरा एटम एमिट करेगा, फिर अगले टाइम पे कोई नेक्स्ट एटम एमिट करेगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है, कभी एक एटम ने, दूसरे एटम ने, तीसरे एटम में एमिट किया, और वो फिक्स नहीं है किस टाइम पे कौन सा एटम लाइट एमिट कर देगा लाइट सोर्स का, ठीक। तो अब क्या होगा, ये फिक्स नहीं है कि किस एटम से लाइट एमिट हो रही है, और इस वजह से जैसे एटम बदलता जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक सोर्स से जो वेव निकल रही होती है, उस वेव का फेज यानी उसकी कला, ठीक है, फेज यानी कि कला, वो कला लगातार बदलती रहती है। क्लियर हुआ ये? जब इसका फेज लगातार बदल रहा है, यानी इस लाइट सोर्स का फेज लगातार बदल रहा है, ठीक, और इसमें भी वही हो रहा है, इसका भी फेज लगातार बदल रहा है, ठीक है, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहां कितना बदलेगा नहीं पता, यहां कितना बदलेगा नहीं पता। तो अब अगर हम दोनों के फेज में, मान लीजिए इसका फेज है स्टार्टिंग में φ1, इसका φ2 है, हम आपसे कहें फेज डिफरेंस बताइए, तो आप बताएंगे φ1 माइनस φ2, दोनों का कलांतर यानी फेज डिफरेंस इतना आ गया, ठीक।
ये फेज डिफरेंस हो गया। और इसी फेज डिफरेंस से डिसाइड होता है, अभी आगे जब हम लोग और पढ़ेंगे इंटरफेरेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, तो उसमें हम देखेंगे कि ये दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है यानी φ1 माइनस φ2, यही डिसाइड करता है, कलांतर ही डिसाइड करता है कि जहां पे दोनों वेव्स मिल रही हैं यहाँ पे डार्क पॉइंट होगा कि ब्राइट होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो जब फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो इसमें ये फिक्स नहीं है कि ये पॉइंट अभी φ1 फेज पर है, थोड़ी देर बाद किसी और फेज पे हो जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी। ये φ2 पे है, इसकी वैल्यू भी कुछ और हो जाएगी। मान लीजिए यहां हो गई, हम कुछ नंबर लें जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें। मान लीजिए यहाँ पे हो गई +2, है ना, और यहाँ पे हो गया +4। ओके, तो अब फेज डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, φ1 + 2 माइनस φ2 + 4, और इसको आप सॉल्व करिए तो क्या आएगा, φ1 माइनस φ2 माइनस 2। देखिए बदल गया, पहले फेज डिफरेंस स्टार्टिंग में ये था, अभी फेज डिफरेंस ये आ गया। जब तक आप ये देखेंगे तब तक ये फेज फिर बदल चुका होगा, यहां कुछ और यहां कुछ और। यानी अब कहने का क्या मतलब है कि मीडियम के किसी गिवन पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, है ना, जो अंडर स्टडी है, उसी पॉइंट पर दो वेव ट्रेन्स के बीच का फेज डिफरेंस यानी कलांतर फिक्स नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। अगर लाइट सोर्स हमने इंडिपेंडेंट लिए हैं, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत अगर हमने लिए हैं, तो कलांतर स्थिर नहीं रहेगा, फेज डिफरेंस फिक्स नहीं रहता है। और फेज डिफरेंस डिसाइड करता था कि ये पॉइंट डार्क होगा कि ब्राइट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा कि डिस्ट्रक्टिव, वो ये फेज डिफरेंस डिसाइड करता है। और जब फेज डिफरेंस बदल रहा है, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे एक समय पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, थोड़ी देर बाद वहां डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यानी एक पॉइंट पे एक समय पर इंटेंसिटी बढ़ी तो दूसरे थोड़ी देर बाद कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। और ऐसा पूरे में हो रहा होगा मीडियम में, जहां जहां इंटरफेरेंस हो रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा कि अब कैपेसिटी है, जैसे लाइट वेव्स की बात करें तो आपकी आईज की एक कैपेसिटी है जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना। परसिस्टेंस ऑफ विजन आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो आपको दूंगी। ठीक है, जैसे अगर साउंड वेव है तो सुनने के लिए भी दो वेव्स के बीच में आप डिफरेंस कर पाए, उसके लिए फिक्स टाइम रखा जाता है अगर साउंड वेव है। इसी तरह लाइट वेव के केस में भी अगर एक पॉइंट यहाँ पे ब्राइट है, थोड़ी देर बाद ये डार्क हो गया, फिर ब्राइट, फिर डार्क हो गया, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से आप पहचान नहीं पाएंगे कि कब ब्राइट हुआ कब डार्क हो गया, बल्कि पूरे में आपको पूरे मीडियम में एक सी इंटेंसिटी मिलती है। यहां मैं एग्जांपल आपको ये दे दूं, जैसे आप फैन चलता है, जब तक फैन नहीं चल रहा है आप काउंट करके देखिए, साफ साफ आपको अपने रूम में जो फैन लगा है आप उसके 3 पंख देख पा रहे हैं ना। आप स्विच ऑन करिए और आप देखिए 3 पंख आप काउंट नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको डिस्क की तरह दिखाई पड़ता है। मतलब समझ के कि ये इस एक पोजीशन से यहां से इसका पंख चला, और जब तक आप पहचान पाए कि यहां से हटा, ये घूम के तेजी से फिर आ गया, तो आपको पता ही नहीं चला कि यहां से पंख हटा। और ऐसा हर पोजीशन पे हुआ, तो 3 पंख वाला जो फैन था वो आपको एक डिस्क की तरह दिखाई पड़ने लगा। किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, और बिल्कुल इसी कारण की वजह से यहां पर किसी पॉइंट पे कब डार्क हुआ कब ब्राइट ये आप पकड़ नहीं पाते हैं, और ऐसा हर पोजीशन पे हो रहा है। यानी जब हम इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स लेते हैं तो हमें मीडियम में, कमरे की जो जगह है जिसको हम बात कर रहे थे, मीडियम में हर पॉइंट पे सेम इंटेंसिटी दिखती है, जबकि इंटरफेरेंस हो रहा है और डार्क और ब्राइट पॉइंट बन रहे हैं, है ना। तो यहां से एक बेसिक पॉइंट जो आपको समझ में आया कि आप इंटरफेरेंस को देख सके, यानी हमें दिखाई पड़े कहां पे डार्क है और कहां पर ब्राइट है, इसको आप देख सकें। इसके लिए क्या जरूरी है? फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच का फिक्स हो जाए, स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट, हम फेज की बात नहीं कर रहे। फेज बदल सकता है क्योंकि एक लाइट सोर्स है तो उसका फेज बदलेगा लगातार, फेज बदल सकता है, लेकिन दो वेव्स के बीच का ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए। यानी अगर यहां φ1 + 2 हुआ है तो यहां पर φ2 +
2 ही हो। अब phi 1 प्लस 2 में से phi 2 प्लस 2 माइनस करेंगे तो अगेन phi 1 माइनस phi 2 आएगा, है ना। भले ही फेज बदले दोनों का, लेकिन फेज बदलने के बावजूद फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। और अगर दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो मीडियम में जो पॉइंट ब्राइट था वो ब्राइट ही रहेगा और जो पॉइंट डार्क था वो डार्क ही रहेगा। यानी मीडियम में बनने वाले डार्क और ब्राइट जो पट्टियां हैं ये आपको दिखाई पड़ती रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ एक बेसिक बात तो आप समझ गए कि अगर हम मीडियम में इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये डार्क और ब्राइट पट्टियां सस्टेनेबल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे एक जिस पॉइंट पे डार्क बनी वो डार्क रहे, जिस पे ब्राइट बनी वो ब्राइट रहे। और ये तभी हो सकता है जब दो वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, कलांतर स्थिर हो जाए। कला स्थिर नहीं बोल रही हूं, दोनों वेव्स की फेज बदलेगी लेकिन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और वो वेव्स, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यही लाइन आपको बताती है कोहेरेंट सोर्स के बारे में, यानी कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब वो दो सोर्सेस, है ना, दो सोर्स की हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस में, तो वो दो सोर्सेस जिनसे जो लाइट एमिट हो रही है उनका फेज डिफरेंस यानी कलांतर स्थिर रहे, उन लाइट सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स यानी कला संबद्ध स्रोत, ठीक है ना। एक ही लाइन सफिशिएंट है, बाकी अभी जब हम रिटर्न देखेंगे तो वहां कुछ और इस पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इतना सिर्फ कहना, वो दो सोर्सेज जिनसे एमिट होने वाली जो वेव है, अगर वो लाइट वेव है तो लाइट वेव बोलेंगे, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, कलांतर स्थिर रहे, तो इन सोर्सेस को हम कला संबद्ध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और अगर जो सोर्स हमने सेलेक्ट किया है ये कोहेरेंट सोर्स होंगे तो कोहेरेंट सोर्स होने के कारण हमें मीडियम में इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा, यानी सस्टेनेबल इंटरफेरेंस होगा, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। और ये कब हो सकता है? ये तब होगा जब दो सोर्स जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, दो वेव्स को पाने के लिए जो हम सोर्स ले रहे हैं, ये सोर्स इंडिपेंडेंट ना हो, स्वतंत्र ना हो, अलग अलग ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमें कोहेरेंट सोर्स तभी मिल सकता है, कला संबद्ध स्रोत तभी मिल सकता है जब हम एक ही लाइट सोर्स से दो सोर्स जनरेट करें। और आगे जब हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो वहां देखिएगा कि हम एक ही लाइट सोर्स से दो सोर्सेज जनरेट करते हैं। यानी हम सबसे पहला पॉइंट क्या यहाँ पे फिक्स करते हैं कि दोनों सोर्स, यानी जो दो सोर्स हम यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए, वो कोहेरेंट है, कला संबद्ध है। क्यों? क्योंकि अगर कला संबद्ध होंगे, कोहेरेंट होंगे, तभी हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अदरवाइज जब कोहेरेंट सोर्स नहीं है दोनों, इंटरफेरेंस तो मीडियम में तब भी हो रहा है, बस वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो सस्टेनेबल इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी को मैंने रिटन फॉर्म में भी दिया है जिससे आप आराम से आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकें। तो हम उसे भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी in the medium due to superposition of two light waves is called interference of light। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैंने बोला कि जब हम यहाँ कहें सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स तो ये हो गई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। और जब हम इसे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहेंगे सिर्फ, तो एनी वेव की बात होगी, यानी वहां इंटरफेरेंस ऑफ वेव हम कहेंगे, किसी भी तरंग का व्यतिकरण की हम बात करेंगे। ठीक है, और एक और बात यहाँ कह दें कि जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, यानी जब हम इंटेंसिटी के रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, यानी मीडियम में इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, किसी पोजीशन पर डार्क, किसी पोजीशन पर ब्राइट हो गई है, यानी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अब सुपरपोजिशन नहीं हो रहा है ना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, सुपरपोजिशन भी हो रहा है।
और सुपरपोजिशन हो रहा है, यानी दो वेव सुपरपोज कर रही हैं, उसका रिजल्ट है इंटेंसिटी यानी तीव्रता का पुनर्वितरण, इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है इंटरफेरेंस, है ना। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, विस्थापन की बात करता है, और इंटरफेरेंस में हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पुनर्वितरण की बात करते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की या इंटरफेरेंस ऑफ वेव की, ठीक है। दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण, ठीक है, दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता के हैं या प्रकाश की ऊर्जा के हैं, है ना, का असमान वितरण या पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन, हमने बार बार बोला एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो जहां से गई वो डार्क हो गया और जहां पर गई वो ब्राइट हो गया, यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब जब प्रकाश कहेंगे तो हम प्रकाश के व्यतिकरण की बात करेंगे, जब हम वेव की बात करेंगे, यानी प्रकाश ना कह के हम सिर्फ तरंग कहें, तो ये हम तरंग के व्यतिकरण की बात करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हमने डेफिनेशन की बात की। अब अगर हम यही बात करें टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का यानी व्यतिकरण का प्रकार की हम बात करें, तो फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर लिया है। इसके दो टाइप्स आपको बताए, एक था कंस्ट्रक्टिव और एक था डिस्ट्रक्टिव, है ना। दो तरीके आपने पढ़े, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। तो याद होगा अभी अभी आपने डिस्कस किया मेरे साथ, कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ बनना, कुछ बढ़ना, संपोषी, है ना, यानी कि कुछ पोषण हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका सीधे से मतलब हो गया यहाँ पर कि वो पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, यानी जब दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में, जिस पॉइंट पर मीडियम के अंदर, जिस पॉइंट पर सेम फेज में यानी एक ही कला में दोनों मिलती हैं, है ना, प्रकाश की तरंगे जिस पॉइंट पर सेम फेज में सुपरपोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, अर्थात उनमें कलांतर का मान शून्य होता है, ठीक है। जिस पोजीशन पर φ1 माइनस φ2 जो फेज डिफरेंस की बात की थी, है ना, ये दोनों वेव सेम फेज में मिले। सेम फेज का मतलब क्या हुआ, या तो हम कहते हैं ये जीरो है ना, या फिर इससे हम कुछ ऐसा लिखते हैं 2n पाई, और n की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, है ना, ये वैल्यूज दें। 0 दिया तो ये 0 हो गया, n को 1 दिया तो ये 2 पाई हो गया, n को 2 दिया तो ये 4 पाई हो गया। इस तरीके से अगर है फेज डिफरेंस तो ये हमें उस पॉइंट पे ब्राइटनेस देगा, यानी संपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जिस पोजीशन पर दो प्रकाश की तरंगे, जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम प्रकाश बोलेंगे और अदरवाइज हम सिर्फ वेव बोलेंगे। तो जिस पॉइंट पर जब वो सुपरपोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, और उस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स है, कलांतर यानी φ1 माइनस φ2, अगर इसकी वैल्यू 180 डिग्री या इसका कोई ऑड मल्टीपल हो जाता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। और परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी तो आप इसको सिर्फ याद कर रहे हैं, अभी आगे के वीडियो में बड़े आसानी से हम इसको डिराइव करेंगे और चेक करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी पोजीशन पे, इस कंडीशन में क्यों मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें इसी पोजीशन पर क्यों मिलता है। यही बात अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कहते हैं तो वो ये लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड इन सेम फेज, जहां पे फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 है या 2n पाई हम कहते हैं, ठीक है। दैट इज टू से द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस इज 0 और इन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज जनरेटेड। और जिस पॉइंट पर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, इसका ऑड मल्टीपल होता है, उस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की, अब देखा था कि एक ही रूम के अंदर या एक ही स्क्रीन के सामने हम दो अगर सोर्स रखते हैं, है ना,
तो इंडिपेंडेंट सोर्स होने की कंडीशन में आपको इंटरफेरेंस हुआ तो, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, यानी सस्टेनेबल इंटरफेरेंस नहीं था। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस होने की कुछ कंडीशन थी, और सबसे बेसिक कंडीशन क्या थी कि जो सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ वेव, अगर लाइट की बात कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ लाइट उसको कोहेरेंट यानी कला संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है उसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहला याद कर लीजिए कि सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, अभी हम उस पे भी आ रहे हैं। पहले पॉइंट देख लें, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है और कौन कौन सी कंडीशन है जिसपे हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलता है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है क्या? द इंटरफेरेंस पैटर्न in which the position of maximum and minimum intensity of light remains fixed, है ना, जहां पे position of maximum and minimum intensity of light remain fixed। अगर किसी मीडियम के अंदर जो ब्राइट और डार्क पॉइंट है वो फिक्स बने रहे ऑल अलोंग ऑन द स्क्रीन, है ना, इज कॉल्ड द सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। अगर मीडियम में जो डार्क पॉइंट है वो डार्क ही बना रहे, ब्राइट है ब्राइट ही बना रहे ऑलवेज, है ना, तो वो कहा जाता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और कब होगा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस? फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिले, यानी जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो दिखाई भी पड़े। अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड करती हैं तो भी इंटरफेरेंस होता है पर वो दिखाई नहीं पड़ता, सस्टेन्ड नहीं होता, है ना। तो अब ये हो रहा है तो दिखाई भी पड़े, उसकी कंडीशन क्या है? द टू सोर्सेस शुड एमिट द लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली। पहले तो कंटिन्यूअस आनी चाहिए लाइट वेव्स, है ना, निरंतर आना चाहिए प्रकाश। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? द लाइट वेव शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ। दोनों जो प्रकाश तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, जिसको आप लैम्डा से शो करते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? द लाइट वेव्स एमिटेड शुड प्रेफरेबली बी ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। देखिए यहां ये नहीं कहा गया कि ये बेसिक कंडीशन है कि दोनों के एम्पलीट्यूड, मान लो एक लाइट वेव जिसका एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरी लाइट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है A2, है ना, तो यहां क्या कहा कि प्रेफरेबली ये सेम होना चाहिए, जहां तक हो सके सेम हो, या फिर एग्जैक्ट सेम नहीं है तो एक दूसरे के बहुत करीब होना चाहिए। तो ये चीज शॉर्ट में बता दें, बाकी अगले वीडियो में इसका भी एक अलग से डेरिवेशन आपको दिया जाने वाला है। यहां ये क्यों कहा कि प्रेफरेबली सेम होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है कि क्यों ऐसा होना चाहिए, तो देखिए डार्क और ब्राइट पॉइंट जब बना तो कुछ पोजीशन पर आई मैक्सिमम हो गया, यानी जहां ब्राइट हो गया, कुछ पोजीशन पर आई मिनिमम हो गया। तो जब हम आगे के वीडियोस में भी कैलकुलेशन करेंगे आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम क्या आएगा? मान लो पहले का एम्पलीट्यूड है A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड यानी आयाम है A2, तो दोनों के सुपरपोज करने से जो आई मैक्सिमम जहां पे बना, इंटेंसिटी बढ़ गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, वहां आई मैक्सिमम की वैल्यू आती है I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यानी आई मिनिमम क्या आती है? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अभी A1 A2 बता दिया आपको, A1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड है यानी आयाम, और A2 दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है। ठीक, अब आप यहां से देखिए, अगर A1 A2 इक्वल है ना, मान लीजिए A1 भी A है और A2 भी A है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, यानी उसका होल स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर बनेगा। ठीक, और A1 A2 इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये चाहे जितना भी कम हो, है ना, पर अगर एक थोड़ा सा भी यहाँ पे लाइट है और इसके बगल में परफेक्ट डार्क है, ये पूरा डार्क है, अंधेरा है यहाँ पे, तो अंधेरे के पास में थोड़ी सी भी रोशनी आए तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि यहाँ ब्राइटनेस है, यहाँ पे डार्क है ना। लेकिन मान लीजिए अगर हम कहते हैं एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है ना, अब लगभग बराबर है तो भी चल जाता है,
उस लगभग बराबर में जो डार्क पॉइंट है, परफेक्ट अंधेरा तो नहीं होगा, परफेक्ट डार्कनेस नहीं होगी, कुछ रोशनी होगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रोशनी, यहाँ पे थोड़ी बहुत थोड़ी सी है, तो भी हमें अंतर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन मान लीजिए एम्पलीट्यूड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा अंतर है, ये हम कह लें कि हो सकता है, मान लीजिए एक पॉइंट पे है 100 एम्पलीट्यूड, है ना, और दूसरे में हम कहते हैं 0.1, है ना। अब दोनों को ऐड करें, इसका स्क्वायर करें तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, है ना। अब 0.1 इतना छोटा है कि इसको भी करेंगे तो ये लगभग 100 के ही स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 0.1 इतनी छोटी वैल्यू की ये भी 100 के स्क्वायर के बराबर आएगा, और अगर हम इसको 100 माइनस 0.1 करके स्क्वायर करें तो ये भी लगभग 100 के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी लगभग बराबर है ना, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा ज्यादा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कम लाइट है और यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा लाइट है, लेकिन बहुत अंतर नहीं है, तो आपको मुश्किल आएगी ये पहचानने में कि कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये कह दिया जाता है कि दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड भी लगभग बराबर हों तो आपको इंटरफेरेंस को देखने में, ऑब्जर्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बताई गई कि फर्स्ट पॉइंट आपका कि दोनों वेव ट्रेन्स कंटिन्यूअस लाइट एमिट करें। दूसरी जो पॉइंट थी, तो दोनों जो लाइट वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड सेम हो। तीसरी जो कंडीशन है तो वो है कि दोनों के एम्पलीट्यूड भी लगभग समान हो, है ना, एग्जैक्ट समान है तो बहुत अच्छी बात है और बढ़िया है आपके लिए। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर इक्वल, द डार्क फ्रिंजेस आर कंप्लीटली डार्क, है ना, यानी वहां पे जीरो इंटेंसिटी होगी और आपको डार्क और ब्राइट पहचानना आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द वेव्स एमिटेड बाय द टू सोर्स, द वेव्स एमिटेड बाय द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड आइदर बी इन फेज और शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी जो दो वेव्स एमिट हो रही हैं उनके फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहें, यानी phi1 माइनस phi2 फिक्स बना रहे, कलांतर स्थिर रहना चाहिए, जो हमने आपको कोहेरेंट सोर्स की बात बताई थी, है ना। अब यहां देखिए एक पॉइंट कई बार और लिखा मिलता है जो यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, वो ये है कि दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। यहां इन्होंने वेवलेंथ लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। टू वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी, जो उनकी आवृत्ति है वो सेम होनी चाहिए, है ना। दो वेव्स की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, उनके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, फेज सेम नहीं कह रहे हैं, उनका फेज डिफरेंस यानी कलांतर उनके बीच स्थिर होना चाहिए। और यही जो कंडीशन है, ठीक है, एक जो हमने अलग से बात की, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होने के लिए आवृत्ति सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ये बेसिक कंडीशन है। जो हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्स की, तो फ्रेंड्स यहीं से समझा दे, भी आगे रिटर्न में आने वाला है कि कोहेरेंट सोर्स के लिए जो ये 4th नंबर का पॉइंट है, ये 4th नंबर का पॉइंट ही कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहा है। यानी फेज डिफरेंस अगर दो वेव्स के बीच कांस्टेंट है, कलांतर स्थिर है, तो वो सोर्स जिनसे वो वेव एमिट हो रही है वो कोहेरेंट सोर्स होंगे, कला संबद्ध स्रोत होते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन आए कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, इस कंडीशन के लिए जरूरी होता है कि उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे डाल सकते हैं वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, या दोनों की बात कर लें, कुछ भी कह सकते हैं, तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या दोनों ये सेम होने चाहिए दोनों वेव की, ठीक है। प्रेफरेबली उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो उसका फेज डिफरेंस अपने आप कांस्टेंट होगा। तो अगर कोहेरेंट सोर्स आप लिख रहे हैं, आप सिर्फ ये भी कह दें कि दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट है इसलिए कोहेरेंट है, तो ये सफिशिएंट है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये भी साथ में लिख देते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए ये कोहेरेंट सोर्स हैं। तो आप सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या
सिर्फ ये लिख दे कि दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए वो उनके सोर्स जो है कोहेरेंट सोर्स हैं। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे थे, उसके लिए बेसिक कंडीशन ये 4 पॉइंट्स में आ गया कि सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब ये 4 पॉइंट्स सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो उसकी 2 और कंडीशन, यानी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए 2 और कंडीशन है, जिनमें सबसे जो 5th पॉइंट की कंडीशन है वो क्या कहती है, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी जो 2 सोर्स की हम लोग बात कर रहे थे, वो 2 सोर्सेज एक दूसरे के बहुत पास होने चाहिए, है ना। अब पास क्यों कहा गया, क्या दूर होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अगले वीडियोस में आप देखिएगा हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, जिसे अगर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इसमें कैपिटल डी क्या है, 2 सोर्सेस से जो सामने स्क्रीन रखते हैं, इसी स्क्रीन पर हम देखते हैं जो डार्क और ब्राइट पट्टियां हैं, यहां से वेव्स चलती हैं ना। तो दोनों सोर्सेस से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है, वो कैपिटल डी है, और दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक। अब यहां पे जो फ्रिंजेस बनी, डार्क और ब्राइट जो फ्रिंजेस यहां पे बन रही हैं, उनकी फ्रिंज विड्थ कितनी आई, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यानी इसकी चौड़ाई तब बढ़ेगी, फ्रिंज विड्थ तब बढ़ेगी जब ये डी बढ़ जाए, है ना। पर इसको हम इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते कि लाइट वहां तक पहुंचे ही नहीं, ये कंडीशन होगी उसमें, ठीक है। तो कैपिटल डी को बढ़ाएंगे तो बीटा चौड़ा होगा, उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, और स्मॉल डी जो कि डिनोमिनेटर में है, स्मॉल डी को घटाएंगे तो बीटा बढ़ जाएगा, यानी स्मॉल डी घट जाए। इसका मतलब क्या है, दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम कर दें, एक तो ये कंडीशन हो गई, है ना, क्योंकि जब स्मॉल डी को घटाएंगे, 2 सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को हम घटाएंगे तो बीटा बढ़ेगा, बीटा बढ़ेगा तभी तो दिखाई पड़ेगा। मान लो ये बहुत बड़ा है, स्मॉल डी बहुत बड़ा है, तो ये बीटा बहुत छोटा हो जाएगा। अब इतनी छोटा कि फ्रिंज की चौड़ाई आपको दिखाई ही नहीं पड़ रही है, तो आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। तो एक कंडीशन क्या हो गई कि 2 सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, यानी स्मॉल डी छोटा हो, जिससे फ्रिंज की सफिशिएंट विड्थ हो, सफिशिएंट चौड़ाई हो, यानी आपको इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा, ठीक। और एक और कंडीशन कि ये जो सोर्स हैं, 2 सोर्स, एक ये सोर्स और एक ये सोर्स, है ना, ये बहुत नैरो हो। नॉर्मली हम इसको स्लिट काट के बनाते हैं, स्लिट कैसे फिर आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके सामने हमने कार्डबोर्ड रखा ना, दफ्ती का टुकड़ा आप समझ लीजिए, वो रखा हमने, और इस कार्डबोर्ड में हमने 2 स्लिट काट दिए, एक ये स्लिट काट दिया और एक ये स्लिट, मतलब कट लगा दिया, एक ये कट लगा है, एक ये कट लगा है, ठीक है। यहां पे हमने एक लाइट जला दिया, ठीक। अब एक लाइट हमने जलाई, लैम्डा लिख रहे हैं, इसका मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ही कलर की, ठीक है, याद रखिएगा मोनोक्रोमेटिक, लैम्डा भी फिक्स करना है, और इस पे हम अभी अगले वीडियोस में और इस पे चर्चा करेंगे क्यों मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे हैं। हमें डार्क और ब्राइट पट्टियां दिखने की एक कंडीशन ये भी है, आप चाहें तो सस्टेन इंटरफेरेंस में ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि हमें डार्क और ब्राइट पट्टियां दिखाई पड़े, इसके लिए जरूरी है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो, ठीक। और नहीं हम मोनोक्रोमेटिक लेंगे तो क्या होगा, ये भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस वहां भी होगा, पर एक डार्क एक ब्राइट ऐसी पट्टियां ना दिखकर कुछ और दिखेगा हमें, ठीक है, पर दिखेगा। अब यहां देखिए, एक लाइट सोर्स हमारे पास था, है ना, इसके सामने एक ये स्लिट काटा, दूसरी ये स्लिट काटा, ये स्लिट भी बहुत नैरो, बहुत सकरा होना चाहिए, ये भी बहुत सकरा, यानी जो इंडिविजुअल लाइट सोर्स है बहुत नैरो हो, बहुत सकरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बड़ी सी स्लिट काट दी, हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि हमने एक चौड़ी सी स्लिट काट दी, इतनी चौड़ी काट दी। अगर हम इतनी चौड़ी काटेंगे तो यहां से जब लाइट यहां पहुंच रही होगी, इस सोर्स से लाइट यहां पहुंचेगी, तो ये पूरा एक सोर्स हमें दिख रहा है। अब पूरे बड़े से सोर्स में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, और ये सारे पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करते हैं, ये याद कर लीजिए। जहां पे आप वेव फ्रंट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसका अलग से वीडियो दिया जाएगा। अभी ये मानकर चले आप वेव फ्रंट जानते हैं, यानी यहां से तरंग आगे चल रही है, वेव आगे चल रही है, तो यहाँ वेव फ्रंट बनता जाएगा। अब मान लीजिए इतनी चौड़ी आपने स्लिट काट दी,
तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया पॉइंट सोर्स होता है, यानी चौड़ी स्लिट होने की कंडीशन में आपको सिंगल एक पॉइंट सोर्स नहीं मिल रहा, हमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज यहां पे मिल जा रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर हमने स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दी तो पूरे स्लिट में बहुत सारे सोर्स होने की वजह से हमें यहाँ पे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई नहीं पड़ेंगी, यानी स्लिट की चौड़ाई भी कम हो और दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस भी कम हो, तब हमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा, दिखाई पड़ेगा, यानी इंटरफेरेंस सस्टेन्ड होगा। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट पे हमने इसी की बात की है। टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी स्मॉल डी कम होना चाहिए, ठीक है। इफ इट इज नॉट सो देन, इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है, दोनों सोर्स जो लाइट के हैं वो पास पास नहीं है, यानी स्मॉल डी कम नहीं है, बड़ा स्मॉल डी हमने लिया, तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पर जो लाइट पहुंच रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, विल बी वेरी लार्ज, पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा। एज वी शैल सी इन सच अ केस मैक्सिमा एंड मिनिमा विल लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। मैक्सिमा मिनिमा पास आने का मतलब है फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, है ना। अभी मैंने आपको ऐसे बता दिया था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब स्मॉल डी अगर आपने बड़ा कर दिया तो बीटा कम हो गया, चौड़ाई कम हो गई, यानी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बहुत सक्रिय हो गई, एक दूसरे के पास आ गई। उसका रिजल्ट क्या होगा, सब ओवरलैप कर जाएगा और हमें एक सी इंटेंसिटी दिखने लग जाएगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। यही मतलब है कि दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। एंड द टू लाइट सोर्सेस शुड बी वेरी नैरो, जो स्लिट की बात की है ना, एक स्लिट और दूसरी स्लिट की जो हमने अभी बात की थी, यानी दोनों स्लिट्स बहुत ही नैरो होने चाहिए, सकरे होने चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम नैरो नहीं लेंगे तो एक स्लिट के अंदर, एक सोर्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होंगे, जिसकी वजह से आपको ऑब्जर्व नहीं होगा इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ब्रॉड सोर्स, अगर चौड़ा सोर्स है आपके पास, है ना, तो क्या होगा, ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट इज इक्विवेलेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्स लाइंग टुगेदर, है ना। एक चौड़ा सा सोर्स है तो उसका हर पॉइंट एक सोर्स होगा, यानी जो बहुत चौड़ा सोर्स है उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होंगे, एंड ईच सेट ऑफ टू सोर्स, है ना, विल देयरफॉर गिव इट्स ओन इंटरफेरेंस। अब हर पॉइंट से जो लाइट निकल रही होगी वो दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगी, तो बहुत सारे इस सोर्स का किसी दूसरे सोर्स के साथ में इंटरफेरेंस होगा तो एक डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, ये किसी और के साथ इंटरफेयर करेगी फिर डार्क ब्राइट बनेगा, तो एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे सेट बन जाएंगे इंटरफेरेंस के, और उन सब की ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होगा कि हमें इंटरफेरेंस का डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई ही नहीं पड़ेंगी, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बहुत नैरो लेना भी जरूरी है। क्लियर हो गया ये। तो ये तो बात थी कि हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कैसे मिले, जिसमें बेसिक पॉइंट जो ऊपर के 4 पॉइंट्स ने हमें दिखाया, अभी जो आपने पढ़ा इसमें जो 4 पॉइंट्स है 1 2 3 4 जो आपने देखा था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो पॉइंट्स हैं, ये जिस सोर्स की बात करते हैं उसे हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स, है ना। तो क्या है कोहेरेंट सोर्स, टू सोर्सेज आर सेड, two sources are said to be coherent if they emit light waves of same frequency, okay, or wavelength. If they emit light waves of same frequency or same wavelength and of stable phase difference, यानी constant phase difference, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहेंगे तो क्या कहेंगे, जब दो प्रकाश स्रोत एक समान तरंग दैर्ध्य, है ना, या हम ये भी कह दें या एक समान आवृत्ति तथा समान आयाम यानी एम्पलीट्यूड, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है, समान आयाम का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं एवं उनमें परस्पर नियत कलांतर हो, यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, और यही मेन पॉइंट है।
अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उसकी वेवलेंथ सेम है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, अदरवाइज फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा ही नहीं। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है जरूर लिखिएगा। अगर ऐसे सोर्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जब दो प्रकाश स्रोत एक समान तरंग दैर्ध्य, जो पॉइंट नहीं लिखा वो भी लिख सकते हैं, या एक समान आवृत्ति तथा समान आयाम का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं एवं उनमें परस्पर नियत कलांतर होता है, तब वे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये आपने देखा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। उनसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर हम ले रहे हैं तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे और वो कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्स सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं देंगे। यानी हम इंडिपेंडेंट सोर्स लेकर के इंटरफेरेंस को देख नहीं सकते, इंटरफेरेंस होगा बस दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हैं तो वो लाइट कंटिन्यूस हमें नहीं देते, वेव्स को कंटिन्यूसली हमारे तक नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था जो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो। क्यों? क्योंकि दोनों वेव्स में ये डिसाइडेड नहीं है कि सोर्स के अंदर का कौन सा एटम किस टाइम पे वेव को एमिट कर रहा है, और एटम बदलते ही फेज बदल जाएगा। एक सोर्स में फेज कुछ बदला, दूसरे ने कुछ बदला, तो फेज डिफरेंस बदल जाता है। और इंडिपेंडेंट सोर्स है तो लगातार फेज डिफरेंस बदलता रहेगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिलता, यानी इंटरफेरेंस होता तो है पर दिखाई नहीं पड़ता। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को यहाँ रिटन फॉर्म में दे दिया है आपको। द वेव एमिटेड by two independent sources of light do not have same phase or a constant phase difference. It is because, क्यों ऐसा है कि phase difference constant नहीं है अगर independent source है? It is because, क्योंकि light is emitted by each excited atom of the source. जो क्या हो रहा है कि it is because the light is emitted by each excited atom of the source. जो सोर्स के अंदर का एक्साइटेड एटम है, जो उत्तेजित अवस्था में एटम है, उससे लाइट एमिट होती है, which are billions in number. अब एक सोर्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक? An excited atom emits light in a time of the order of 10 to the power minus 8 second. ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम जाता है और 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद फिर से ग्राउंड पे लौटता है। जब वो ग्राउंड पे लौटता है तो इतने सेकेंड के बाद जब लौटेगा तो लाइट को एमिट करता है ना। Therefore, if we have two independent sources, then the waves from 2 points in 2 sources will have a definite phase relationship only for 10 to the power minus 8 सेकेंड। 10 इतने टाइम के लिए एक सोर्स से लाइट आई है ना, तो सिर्फ इतने समय तक फेज फिक्स रहा, इसके बाद फिर फेज बदल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय देम विल लास्ट ऑन द स्क्रीन ओनली फॉर 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड तक के लिए आपको दिखाई पड़ेगा। जितने टाइम तक फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा उतने टाइम तक हमें स्क्रीन पर पैटर्न दिखेगा। द नेक्स्ट बर्स्ट ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द 2 points in the 2 sources may be having an altogether different phase relationship. इतने 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस फिर बदल जाएगा अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो। And consequently, the interference pattern may get shifted to some other place. यानी कहीं डार्क था वहां ब्राइट हो गया, जहां ब्राइट था वहां पे डार्क हो गया। These changes in positions of maxima and minima of intensity of light will occur about 10 to the power 8 times in a second. इतना तेजी से हो रहा है ना, बड़ी तेजी से चेंज होता है डार्क और ब्राइट की पोजीशन अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमने ले रखे हैं तो, यानी कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो। एज द चेंजेस आर टू फास्ट टू बी फॉलोड बाय ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई इतनी तेजी से होने वाले जो चेंज को फॉलो नहीं कर पाता, डार्क और ब्राइट पोजीशन बड़ी तेजी से बदल गई, आपकी आंखें उसको पकड़ ही नहीं पाई। देन वी शैल नॉट
observe any interference pattern and there will be general illumination over the screen. पूरी स्क्रीन में एक सा ब्राइटनेस आपको मिलने लगती है। यानी सीधी सी बात है, अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स आपने ले लिया तो इन दो कारणों से, एक तो कंटिन्यूस लाइट दोनों सोर्स से हमें नहीं मिलेगी, दूसरा क्या है, कोहेरेंट सोर्स हमें नहीं मिल सकता, फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट नहीं रह सकता, और इन दोनों वजहों से आपको स्क्रीन पर इंटरफेरेंस होगा तो, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी आईज जो तेजी से बदलाव हो जाता है डार्क और ब्राइट पोजीशन में, उसको पकड़ नहीं पाती हैं। यानी हमें अगर इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है, हम देखना चाहते हैं, तो हमें एक ही सोर्स से दो सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं ले सकते, स्वतंत्र स्रोत हम नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।